अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है। आज की स्टोरी एक दोशीज़ा की जिंदगी पर बीती सच्ची और पुरअसरार कहानी है, जो एक जिनजादे की मोहब्बत को सच समझ बैठी थी। कुछ तारीखें, कुछ दिन, कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं, जिन्हें हम ताउम्र भुला नहीं सकते। ऐसे ही कुछ लम्हात मेरी जिंदगी में भी गुजरे। जब भी पुराने दिनों को याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की जवान लड़की थी। मेरे बाल घुटनों तक लंबे, घने और मजबूत थे। जब भी किसी की निगाह मेरे बालों पर पड़ती, वो इनकी खूबसूरती का राज जाने बिना मुझे चैन नहीं लेने देता था। अगर मैं सच बता भी देती कि मेरे कुदरती बाल हैं, तब भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। अपनी आदत से मजबूर इस दिन भी मैं अपने घर के सहन में मौजूद बरगद के दरख्त के पास खड़ी होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। इस दरख्त के साथ रात की रानी का पौधा भी खूब खिला और दरख्त के आस पास फैला हुआ था। बरगद का दरख्त 50-60 साल पहले मेरी नानी जान ने अपने हाथों से लगाया था। इस नन्हे से पौधे में ऐसी बरकत हुई कि वो दिन ब दिन बड़ा और मजबूत होकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। बाबा जान और खाला जान के हजार इसरार करने के बावजूद अम्मा ने वो दरख्त काटने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो इनकी अम्मी जान की आखिरी निशानी थी। अलबत्ता रात के वक्त इस पेड़ के पास अगर कोई गलती से भी चला जाता तो इसे अम्मा जान की हजार बातें सुनने को मिलती। लिहाजा इस पेड़ के पास जाने से सब कतराते थे, सिवाय मेरे। रात की रानी के फूल रात होते ही खिल उठते। इन फूलों की खुशबू मुझे हमेशा अपनी तरफ माइल करती। रात की रानी के फूलों की खुशबू में एक अजीब सा जादू था, जो मुझे अपनी तरफ खींच लाता था और मैं चाह कर भी खुद को इसके करीब जाने से नहीं रोक पाती थी। वो अक्टूबर की एक नॉर्मल शाम थी, जब मैं अपने खुले बालों में तेल लगाकर कंघी कर रही थी। सामने सहन में छत की सीढ़ियों पर बैठी मेरी खाला ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। मालिश से मुझे बेहद सुकून मिला और मालिश के बाद इन्होंने मेरे बालों को बांधा और सख्ती से ताकीद करते हुए कहा, 1000 बार तुम्हें मना किया है, असर और मगरिब के दरमियान बाल मत खोला करो। इस वक्त आसमान से बुरे जिन्नात जमीन पर आते हैं और आसमान की सैर भी करते हैं। किसी दिन कोई जिन या चुड़ैल आशिक हो गई ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। क्या खाला, आप भी कुछ भी कह देती हैं। मैं इनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली और अपने बंधे बाल दोबारा खोले छत पर चली गई। खाला मेरी बेवकूफ़ी में नफी में सर हिलाती रह गई। अकेडमी में मेरे मंथली टेस्ट हो रहे थे। इनकी तैयारी के लिए मुझे कोई ऐसी खामोश जगह चाहिए थी जहां मैं बैठकर पढ़ सकती। असर से कब मगरिब हुई मुझे कुछ खबर ना हुई। मगरिब की अजान होते ही आसमान पर हर तरफ अंधेरा छाने लगा। अंधेरा देखकर मेरे जहन में खाला की कुछ देर पहले जिन्नात वाली बात भी ताजा हुई। साथ ही मेरी नजर बरगद के घने दरख्त पर पड़ी। इसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ और मैंने फौरन अपने बाल बांधे और नीचे भागने वाला काम किया। पेपर की तैयारी थोड़ी अधूरी थी। मेरे कमरे में मेरे साथ मेरी खाला के 2 बच्चे भी बराबर के हकदार थे, जिनके शोर की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसीलिए पेड़ के पास जा बैठी। वहां रोशनी का खास इंतजाम मेरे लिए मौजूद था। वहां मैं सुकून से पढ़ाई करने लगी जब मेरे बंधे बाल अचानक खुद ब खुद खुल गए और हवा में लहराने लगे। मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा। वहां रात की रानी के फूलों और सन्नाटे के सिवा कुछ ना था। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ था जिसने मुझे डरा दिया। हेयर क्लिप मेरे कदमों में पड़ी थी, जिसे मैंने कांपते हाथों से उठाया
और इस बार अपने बाल मजबूती से कस कर बांध दिए और खुद को इस डर से निजात दिलाने से इसे अपनी ही गलती करार दिया और दोबारा पढ़ाई में मसरूफ हो गई। हर रोज की तरह आज भी फूल तोड़कर अपने सरहाने रखकर सो गई। कोरोना के बायस कॉलेज बंद होने की वजह से एकेडमी का वक्त सुबह 11 से दोपहर 2 बजे का था। कॉलेज से ज्यादा मुझे एकेडमी जाना पसंद था क्योंकि वहां मेरा दिल प्रोफेसर के छोटे भाई अजहान पर लट्टू हुआ था। इसे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता था, ये जानते हुए भी कि इसे मुझ में कोई दिलचस्पी न थी। जितना मैं इसके करीब आने की कोशिश करती वो मुझसे इतना ही इग्नोर करता था। इस दिन एकेडमी से घर वापसी पर मैं बहुत उदास थी। मौसम बहुत दिलकश और रोमांटिक था। देखते ही देखते बादलों से बारिश तेजी से बरसने लगी। मेरी खाला के बच्चे शानी और वानिया बारिश में नहाने लगे और मुझे भी जबरदस्ती बारिश में ला खड़ा किया। पहली 2 बूंदें जब मेरे जिस्म पर गिरी मुझे हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ, मगर फिर धीरे धीरे बारिश से लुत्फानंदोज होने लगी। मेरा जिस्म पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। कपड़े भीगने के सबब जिस्म से चिपक गए, जिस्मानी हदफाल नुमाया होने लगे। अचानक अपने वजूद पर किसी के नजरों की तपिश महसूस करते हुए मैंने नजरें इधर उधर घुमाई, मगर अपने आसपास किसी को न पाया। मैं दोबारा बच्चों के साथ खेलने लगी। जब दोबारा खुद को किसी गैबी ताकत की नजरों में महसूस किया तो फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। इतने में आवाज आई, सबीला अब अंदर आओगी या मुझसे मार खाओगी? अम्मी सख्त लहजे में बोली। अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ और अम्मी की आवाज पर वॉशरूम का रुख किया और कपड़े तब्दील करने लगी। कपड़े तब्दील करते हुए भी मुझे एक ही एहसास हो रहा था और वो ये था कि अपने आप पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस करना। बिलाखिर कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने सीधा अपने कमरे का रुख किया। दुरूद शरीफ पढ़ते ही मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। रात के 12 बजे मेरे कानों में मर्दाना आवाज पहुंची, सबीला उठो, मेरे पास आओ। अनजान आवाज सुनकर मैं फौरन उठ बैठी। कमरे में 0 वाट का बल्ब रोशन था। अपने आसपास देखने की हिम्मत मैं खो चुकी थी, इसलिए अपने डर पर काबू पाते हुए मैं सख्ती से अपनी आंखें बंद करते हुए दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। फजर की अजान तक मुझे एक ही एहसास होता रहा, जैसे मेरे सहाने कोई खड़ा हो। मेरी सांसों में रात की रानी के फूलों की खुशबू आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई मेरे बिस्तर समेत इस दरख्त के पास ले गया हो। आपी, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास लेट जाऊं? अपनी बिस्तर पर लेटी वानिया ने डरे लहजे में कहा। मैंने फौरन हामी भर ली क्योंकि मैं खुद इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रात खत्म हुई, मेरा डर खत्म हो गया, मगर मेरा जिस्म बुखार में जल रहा था और सर भी बहुत भारी भारी हो रहा था। अम्मा खाला अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़कर मुझे दम करती रही। पढ़ाई करने के साथ साथ खाला जान डरा कर मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी। ये जो तुम असर के बाद बाल खोलकर यहाँ वहां मचलती फिरती हो ना, ये सब इसी का नतीजा है। 1000 बार मना किया है अपने बाल मत खोला करो, मगर मजाल है जो तुम मेरी एक भी सुनो। अब देख लो, लगवा ली ना नजर, हो गई ना बीमार। खाला की बातें सीधा मेरे सर में जाकर लग रही थी। बस करे खाला, आपकी बातें सुन सुनकर मेरे सर में और ज्यादा दर्द हो रहा है। ये जिन्नात विन्नात इतने फारिग नहीं है। जिन्नात जो मेरी तलाश में वहां भटक रहे होंगे। कब सबीला मलका अपने तेल ज़दा बाल खोलेंगी और हम इन तेल लगे हुए बालों पर फिदा हो जाएंगे। हर बार की तरह इस बात पर भी खाला की बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली, जिस पर वो मुझ पर बरम होते हुए कमरे से बाहर चलेगी। मेरे कानों में वही रात वाली मर्दाना आवाज गूंजी। मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। अम्मा मेरे पास से उठने लगी। मैंने हाथ से पकड़कर इन्हें अपने पास बिठा लिया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। हर रोज मुझे एक ही एहसास होता रहा जैसे कोई ताकत पूरी रात मेरे सरहाने के पास खड़ी रहती है। मैंने अब रात की रानी के फूल तोड़ना भी छोड़ दिए थे, मगर हैरान कुन और चौंका देने वाली बात ये होती कि मेरे सरहाने के नीचे हर रोज ताज़ा फूल बरामद होते, जिनकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज और अच्छी होती।
कुछ दिन बाद बुखार तो उतर गया मगर मेरा सर हर वक्त भारी रहने लगा था। अपने बालों को ब्रश करने के बाद जब चोटी बांधने लगी, अचानक मुझे अपने हाथ की कलाई भारी महसूस हुई, जैसे किसी ने मजबूती के साथ मेरी कलाई को जकड़ लिया हो। खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं तुम पर। आइंदा के बाद इन्हें बांधने की गलती मत करना। एक भारी मर्दाना आवाज मेरे कानों में गूंजी। इसकी भारी आवाज में मुझे धमकी महसूस हुई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब थक चुकी थी। इस आंख मचोली के खेल से एक माह से मैं रातों को इसके खौफ की वजह से सो नहीं पा रही थी। मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। इस दिन भी मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। शायद ये मेरा वहम है, कोई गैबी ताकत मेरे साथ मौजूद है और जिसकी आवाज मुझे आती है। मैं सर झटकते हुए ऐसे ही कह दिया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरा जीना हराम किया हुआ है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? गला फाड़ कर चीख कर बोली। अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरे कमरे में दाखिल हुआ और सब कुछ तेज तेज हिलने लगा। इसे देखकर मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं है बल्कि हकीकत है। कोई तो है, कोई तो ताकत है जो यहाँ मौजूद है, जो मुझे अपने होने का एहसास दिला रही है। मैं एक जिनजादा हूँ जिसकी पहली मोहब्बत तुम हो। वही भारी आवाज फिर से आई जो मुझे हर रोज सुनाई देती थी। एक जिन के मुंह से अपने लिए इजहारे मोहब्बत सुनकर मुझे तो अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। बस करो, ये सब मुझे डर लग रहा है। अपनी आंखों के सामने हाथ रख के मैंने रोते हुए कहा। मेरे कहने की देर थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस जिनजादे से शायद मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी किस्मत ने इस वक्त मेरा साथ दिया। अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं भागती हुई बाहर की जानिब लपकी और दरवाजा खोला। सामने अम्मा और खाला को देखकर मेरी जान में जान आई, मगर मेरे माथे पर आया पसीना इनसे छुप न सका। अम्मा ने फौरन परेशान लहजे में पूछा, क्या हुआ सबीला? तुम इतना खौफजदा क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अम्मा के पूछने पर शिद्दत से मेरा दिल चाह रहा था कि इनके गले लगकर रो रो कर इन्हें सब कुछ सच सच बता दूं, मगर अम्मा के खौफ से मैं खामोश रही और बहाना बनाते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा, बुखार की दवाई खाई थी ना, शायद इसीलिए पसीना आ रहा है। एकेडमी से ऑफ होने की वजह से मेरी पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। अगले दिन मैं एकेडमी जाना चाहती थी। अपनी कुछ किताबें लेने के लिए अकेली मार्केट चली गई। बाजार जो घर के करीब ही था, इसलिए अम्मा ने अकेले जाने से मना नहीं किया। महंगाई जो आए दिन बढ़ती रहती थी, मैंने अपनी बचत से ज्यादा शॉपिंग कर ली थी। किताबें तो 2-4 ही ली थी, अलबत्ता खाने पीने की अशिया ज्यादा कर ली थी। जब बिल देखा तो 4000 बना, मेरे पास 2000 था। दुकानदार जो जानने वाला था, इसने इतबार करते हुए कहा, बाकी पैसे बाद में दे जाना। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर दी। जब मेरे साथ खड़े एक नौजवान ने इस दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और बोला, इन मोहतरमा के भी पैसे काट लें। मैंने हैरत से तब इस शख्स का चेहरा देखा और वो दुकानदार मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैंने फौरन वहां से दौड़ लगाई और घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात जब सब सो गए तब मैंने चुपके से सहन में आकर बावाज़े बुलंद कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं जिनजादा हूँ सबीला, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये बात अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ कर जाऊंगा। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मुझे तुमसे इश्क है, इश्क। इस जिनजादे का इजहार मोहब्बत मेरे कानों में गूंजा। वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। इसकी सांसें भी मुझे साफ महसूस हो रही थी। मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अपनी लड़खड़ाती हुई जबान के साथ मैंने ये अल्फाज कहे, ये जानते हुए भी कि जिन्नात देखने में कितने खौफजदा और भयानक होते हैं। साफ लफ्जों में मैं कहूँ तो अपने सामने आने का कहकर मैंने खुद अपनी मौत को दावत दी। मैं तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? आखिर तुम जिनजादे की पहली मोहब्बत हो। एक अच्छे गुलाम की तरह वो मेरे हुक्म की तामीर करते हुए वो बोला। इसके कहने की देर थी, मैंने फौरन अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को मजबूती से बंद कर दिया।
मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल लेना, वो आहिस्तगी से बोला। 1 मिनट तक मैं यूं ही बेसाख्ता हालत में आंखें बंद किए खड़ी थी। आंखें खोलकर इसको देखने की हिम्मत कहाँ से लाती, ये मैं नहीं जानती थी, मगर मुझे हर हाल में अपनी आंखें खोलना ही थी। चाहे सारी रात अपनी आंखें बंद रखती, लेकिन आखिर इन्हें खोलकर इसे देखना ही था। अपने दिल को मजबूत बनाते हुए बिलाखिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने वो जिनजादा इंसानी रूप में खड़ा था। इस जैसा हसीन चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इसकी तारीफ के लिए अल्फाज कहाँ से लाए। इसकी खूबसूरती देखकर मैं सत्ते में आ गई। वो बिल्कुल मेरे आइडियल लड़के जैसे था, ऐसा आइडियल जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, जो आज जिनजादे की शक्ल में मुकम्मल हो गई। फिर मेरे दिल ने एक सवाल उठा, क्या जिन्नात भी कभी इतने खूबसूरत हुआ करते हैं। ये ख्याल आते ही मैं होश की दुनिया में वापस आई और इसके चेहरे से नजरें हटाते हुए मुसीले लहजे में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे साथ धोखा करते हुए। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, अभी जो तुम रूप धारे हुए हो ना, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें ये रूप मेरा असली नहीं लग रहा। वो मेरी आंखों में डूबे हुए बोला। इसकी आंखों में मेरे लिए बेतहाशा प्यार झलक रहा था। इसके सामने से हटकर मैंने फौरन खुद को इससे दूर कर लिया। अगर मजीद इसकी आंखों में डूबती तो शायद हमेशा के लिए डूब जाती। किसके साथ बातें कर रही थी तुम। मैं नोट कर रही हूँ सबीला, तुम बहुत अकेले रहने लगी हो। कोई मसला है तो हमसे शेयर करो। खाने की मेज पर खाला के सवाल ने अचानक मेरे सर पर बम फोड़ा। खाला की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं खामोश रही, अलबत्ता अब्बा के सवाल जवाब शुरू हुए। अकेले में बातें क्यों करती हो तुम सबीला, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्यों। अब सवाल पर मैं सबसे नजरें चुराने लगी, लेकिन टेंशन में मेरा दिमाग कम ही चलता है, इसलिए कोई बहाना भी नहीं सूझ पा रहा था। कह दो, मैं ऊंचा ऊंचा अपना सबक याद करती हूँ और अकेले रहने की भी यही वजह है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। जिनजादा मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोला। इसकी कही बात मैंने अब्बा के सामने बगैर किसी हिचकिचाहट के कह डाली, क्योंकि मेरा झूठ पकड़ने में वो जरा देर नहीं लगाते थे। खाना खाकर मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात के वक्त हमारा फैमिली टाइम हुआ करता था, सब इकट्ठे बैठकर बातें किया करते थे, मगर अब मेरा ज्यादातर वक्त जिनजादे के साथ गुजरने लगा। अगर मैं गलती से घर वालों के पास बैठ जाती तो वो गुस्से से पागल होने लगता और इसी पागलपन में वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचा देता था। इतवार का दिन था। खाला किचन में दोपहर का खाना बना रही थी और मैं बरकत के पेट के पास बैठी रात की रानी के पौधों के साथ खेल रही थी। खाला की आवाज देने पर मैं इनके पास किचन में चली गई और इनकी फरमाइश पर चटनी बनाने लगी। जिनजादा मुसलसल मेरे कान में होसीले लहजे में मुझे वहां से हटने का कह रहा था, मगर खाला के डर से मैं इसकी बातों को अनसुना कर रही थी, जबकि वो मुझे बता चुका था कि इसकी आवाज सिर्फ मैं सुन सकता हूँ और कोई नहीं। खाला गरम तेल में पकोड़े का मसाला डाल रही थी, जो अचानक गरम तेल की कड़ाही उलटकर इनके कदमों में जा गिरी और इनके दोनों पांव बहुत बुरी तरह जल गए। गरम तेल के छींटे खाला के पेट और चेहरे पर भी गिरे। इनके चीखने की आवाज सुनकर अम्मा और अब्बा भागते हुए किचन में आए। अम्मा ने वक्ती तौर पर इनके पांव के ऊपर बरनौल लगाया। अब्बा टैक्सी लाए और फौरन इन्हें अस्पताल ले गए। मैं सख्ते के आलम में वहीं किचन में खड़ी खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी। मेरे पास खड़ा जिनजादा इसी खूबसूरत लड़के का रूप धारे मेरे बगल में खड़ा जोर जोर से कह कहे लगाकर हंस रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिरने लगे। मेरे आंसू ने इसके कहकहों को उदासी में बदल दिया। तुम रोया मत करो सबीला, तुम्हारे आंसू मेरे दिल चीर देते हैं। तुम पर, तुम्हारे वक्त पर सिर्फ मेरा हक है। मेरे सिवा किसी और के साथ वक्त गुजारा करो। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जिनजादा अब मेरे इश्क में हर हद पार कर रहा था। इसकी बातें, इसके लहजे, इसकी आंखों में मेरे इश्क का जुनून था। जब वो मुझसे इजहार मोहब्बत करता, रात की रानी के फूल बारिश की तरह मुझ पर बरसने लगते। ये सब मुझे एक फिल्म का मंजर लगता, मगर वो सब हकीकत था। अब ये सब कुछ मुझे भी अच्छा लगने लगा था। एक खुश शक्ल नौजवान मेरे इश्क में गिरफ्तार था। इससे क्या फर्क पड़ता था, वो इंसान नहीं था।
मेरे पास आता तो वो इंसानी रूप में ही था ना। बस अब मुझे यही सब भाने लगा था। कुछ वक्त और गुजर गया। एक दिन सुबह से शाम हो गई और दिन ज्यादा हाजिर ना हुआ। मैं उदास उदास फिरती रही। अम्मी और खाला मेरी बेचैनी महसूस कर रही थी मगर खामोश थी। आठवें दिन जब मैं बुरी तरह मायूस हो गई, रोने लग गई, तब अम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। सबीला, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? तुम क्या समझती हो कि तुम क्या समझती हो कि तुम आसेब के जेरे असर रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा? मैं हैरानी से अम्मी का मुंह तकने लगी। मौलवी साहब ने घर समेत हम सबको हिसार में लिया है। हिफाजत के तावीज भी दिए हैं। बेटी, खुदारा होश के नाखून लो, वो जिन ज्यादा है। अगर तुमने इसकी असल शक्ल देख ली ना, खौफ से ही मर जाओगे। धोखे में मत आओ। मैं और तुम्हारी खाला कई दिनों से तुम्हें नोट कर रहे थे, तुम्हारी हरकतें देख रहे थे। तुम्हारे अब्बू से जिक्र किया तो इन्होंने ही मौलवी साहब के पास जाकर इस मसले का हल किया। मैं अम्मी के पैरों में बैठकर रोने लगी। सबीला बेटी, तुम पाक साफ रहा करो, नमाज पाबंदी से अदा किया करो। मैंने हामी भर ली। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मैं गहरी नींद से जागी हूँ। बाद में सबसे पहले बरगद का दरख्त अब्बू ने कटवाया। फिर अब्बू ने हम सब घर वालों को 3 माह के लिए मामू के घर कोटली भेज दिया और लगातार 3 माह घर में पढ़ाइयाँ जारी रही। कुर्बानी भी की जाती रही। ऐसा मौलवी साहब के कहने पर ही किया गया था। 3 माह बाद जब हम सब घर वापस लौटे तो सहन में जहां बरगद का दरख्त और रात की रानी का पौधा था, अब्बू ने वो जगह मुकम्मल सीमट करवा कर वहां सीमट का चबूतरा बनवा दिया था जिस पर अम्मी नमाज पढ़ा करती थी। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो मामू के बेटे के लिए मेरा रिश्ता आ गया। शादी के बाद मैं कुछ अरसा अपने ससुराल कोटली में रही, फिर मियाँ के साथ सऊदी अरब आ गई। अल्लाह का शुक्र है मैंने उम्रे किए, हज भी किया, लेकिन अब भी कभी कभी जब वो दिन याद आते हैं जब मैं एक जिनजादे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी तो मुझ पर कपकपी चढ़ जाती है। शुक्र है कि बर वक्त मेरे माँ बाप ने मेरा रूहानी इलाज करवा के मुझे इस जिनजादे के जुनून से और इसकी मोहब्बत से निजात दिलवाई। जी तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी आपको? उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सिवाय अपनी ज़ात के कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन। शुक्रिया।